प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स में मैं हूँ आपकी होस्ट आलिया और हमें हमारे प्रोग्राम में आज ज्वाइन कर रहे हैं प्रोफेसर डॉक्टर मुक्तदर खान। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माय शो। थैंक यू फॉर हैविंग मी आलिया और आपके सुनने वालों सबको मेरा सलाम। टॉपिक्स इस वक्त बहुत तेजी से आगे की तरफ हालात जा रहे हैं और अमेरिका के इलेक्शन पर भी हम बात करेंगे और इसी के साथ इंडिया के बड़ी एंगेजमेंट इस वक्त ग्लोबल एंगेजमेंट नजर आ रही है, उस पर भी बात करेंगे और फिर हम जो हिजबुल्लाह और उसके बीच इसराइल के बीच एक नई डेवलपमेंट हुई है उस पर भी बात करेंगे। तो सर, पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जो अमेरिका के इलेक्शन है उसमें उसका डायरेक्ट ताल्लुक तो नहीं है पाकिस्तान और इंडिया से, लेकिन जाहिर है कि पूरी दुनिया से ही ताल्लुक उनका कहीं ना कहीं बनता है इन इलेक्शंस का। और इंडिया से तो इसलिए भी एक बहुत वो अटैचमेंट इसकी नजर आ रही है कि वहां के कई ऐसे गांव हैं जहां पर उनकी ही उनसे ताल्लुक रखने वाले लोग यहाँ पर कंटेस्ट कर रहे हैं, कमला भी और दूसरी जो उषा है उनकी। लेकिन अब ये बात सामने आ रही है कि ये भी एक बैटल इस तरीके से बन चुकी है कि पाकिस्तान ये चाहता है कि डेमोक्रेट्स आए और इंडिया की तरफ से नजर आ रहा है कि ट्रंप को सपोर्ट किया जा रहा है। तो जहां पाकिस्तान और इंडिया हमेशा एक दूसरे से, तो इसमें भी हमें यही नजर आ रहा है। आपको क्या नजर आ रहा है इस बारे में? और फिर ये कि कौन आता हुआ भी नजर आ रहा है, ये भी बताइए। देखिए, अगर पाकिस्तानी डेमोक्रेट्स को सपोर्ट कर रहे हैं तो दैट इज़ वेरी सरप्राइजिंग, क्योंकि उनको शिकायत थी कि यही एडमिनिस्ट्रेशन ने इमरान खान को तख्ता पलट दिया, कि यही बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने साइफर का केस किया और सारी चीज़ें जो कि पाकिस्तान की फ़ौज को इस्तेमाल करके इमरान खान की हुकूमत को निकाला। ऑल ऑफ दिस इज़ बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, और जिसमें कमला हैरिस वाज वाइस प्रेसिडेंट। तो वो क्यों सपोर्ट करेंगे? और जहाँ तक कि ट्रंप का सवाल है, उनका जो 2025 वाला प्रोजेक्ट जो हेरिटेज फाउंडेशन ने प्लान किया है, मतलब आपके सुनने वालों ने अगर नहीं सुना तो बेसिकली गूगल करें 2025 प्रोजेक्ट 2025। तो उसमें काफ़ी डिटेल प्लान है कि अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी कैसी होनी चाहिए डोनाल्ड ट्रंप। सो दे आर कमिंग प्रिपेयर्ड ऑन डे वन। देखिए, 2016 में ट्रंप वॉज फुली श्योर कि वो हार जाएंगे। जब वो जीत गए तो ही वॉज वेरी सरप्राइज एंड ही वॉज नॉट प्रिपेयर्ड। तो ये जो इंटरिम जो गवर्नमेंट बनाने का ट्रांजिशन होता है वो बहुत पहले से तैयार होना पड़ता है आपको, ताकि यू हिट द फ्लोर रनिंग ऑन जनवरी 20, जब आप प्रेसिडेंट बनते हैं सारे आपके मोहरे शुड बी इन प्लेस। सो नाउ हेरिटेज फाउंडेशन वो चीज़ कर रहा है। और उसमें एक चीज़ इंटरेस्टिंग बात यह है, एक्चुअली इंडिया की जो पालकी शर्मा है उन्होंने एक शो किया, आपके सुनने वालों को कहिए कि वो देखें, जिसमें शी सेड वेरी क्लियरली कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन विल गो आफ्टर दोज हु आर वर्किंग टुवर्ड्स डी डॉलराइजेशन, कि वो मुल्क जो डी डॉलराइजेशन की बात कर रहे हैं और उसके लिए काम कर रहे हैं उनको पनिश किया जाए। दिस इज द लैंग्वेज। और सो इंडिया इज पार्ट ऑफ द डी डॉलराइजेशन। इंडिया तो बड़ी कोशिशें कर रहा है कि ट्रेड डॉलर में ना हो। सऊदी अरेबिया, चाइना, रशिया, दे आर ऑल इन्वॉल्व इन डी डॉलराइजेशन, बहुत कोशिश कर रहे हैं। इनफैक्ट इंडिया जो रशिया का तेल खरीद रहा है, इट इज डूइंग थ्रू डी डॉलराइजेशन। अगर वो डॉलर्स में खरीदेंगे, सो इट इज नॉट, मतलब क्रिस्टल क्लियर नहीं है कि इंडिया के लिए ट्रंप इज गुड एंड कमाला हैरिस विल बी गुड फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान के लिए नाइदर ऑफ द टू आर गुड, ये बात मैं आपको साफ क्लियरली कहता हूँ, बिकॉज ट्रंप इज नॉट इंटरेस्टेड इन पाकिस्तान। कभी सुना है कुछ पाकिस्तान के बारे में आप ट्रंप से? So yes, he likes Modi. He likes right-wing authoritarian government. दोनों तरफ authoritarian right wingers होंगे. So there is, जैसा कि ओरबान के साथ उसकी दोस्ती है, नेतन्याहू के साथ affinity है. So that relevance रहेगी in terms of ideology. लेकिन he is not really very interested in foreign policy में ट्रंप की focus is going to be on Ukraine, Middle East और Europe. तो NATO को reform or some other ways. तो आई एम नॉट श्योर कि पाकिस्तान का कोई नंबर आने वाला है गुड और बैड। अलबत्ता क्योंकि इनकी फॉरेन पॉलिसी थोड़ी डिसऑर्गेनाइज होती है रिपब्लिकन्स की, इट्स क्वाइट पॉसिबल कि पाकिस्तान का कुछ होगा ही नहीं अंडर ट्रंप। लेकिन अगर कमाला हैरिस आ जाती हैं तो जो कॉन्टिन्यूटी है दैट विल बी मेंटेन फ्रॉम द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के कई लोग, नॉट ऑन द टॉप, शी विल गेट रिड ऑफ ब्लिंकन, डेफिनेटली ब्लिंकन तो गया, ब्लिंकन को निकाल देगी वो और जेक सलिवन को भी निकाल देगी।
बट उसके अलावा जो उनके बिलो रहेंगे दे विल बी द सेम पीपल, या तो ओबामा के लोग आ जाएंगे या बाइडेन के, देयर इज ओवरलैप देयर। तो वो जो कंटिन्यूटी है, जैसा कि पाकिस्तान को हर साल कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न लेबल किया जाता है फॉर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, वो नहीं जाएगा। पाकिस्तान के खिलाफ जो ह्यूमन राइट्स के रिपोर्ट्स जिस तरह छपते हैं, पाकिस्तान तो रिएक्ट भी नहीं करता, दे आर वेरी डैमिंग। अगर आप रिपोर्ट्स जाके देखें पाकिस्तान पे, वही 40-40, 50-50 पेज की रिपोर्ट्स होती है ऑन ह्यूमन राइट्स, all of that. So there will be a continuity to Biden administration. डॉन वो जो यू बंदा है वो उसकी शायद उसकी अगर आपने जो क्वाड की बात कर रहे थे, तो अगर आप फोटोग्राफ्स देख रहे थे जयशंकर की और ब्लिंकन की मुलाकात, सो यू इज सिटिंग राइट नेक्स्ट टू हिम, ऑन द लेफ्ट ऑफ ब्लिंकन। वो बंदा इज व्हाट पाकिस्तान इज अक्यूज कि उसने रिजीम चेंज करवाया पाकिस्तान में। So this guy will be big shot in the State Department running South Asia desk. So I'm not sure कि Kamala Harris will be good for Pakistan. अच्छा सर, इसमें आपने ये जो एक बात बात और की कहता मैं, ट्रम्प जी, विल बी, मतलब ट्रम्प orally rhetorically will be good for India but not from a systemic point of view. एक तो आपने जो एक ऐसे प्लान की बात की कि हेरिटेज 2024 की जो बात की जा रही है कि उसके अंदर वो आके ये करेगा, एक तो ट्रम्प ने उस डिनाई किया है उनको, और जो रिपब्लिकन है वो कह रहे हैं कि नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है, हमारे पर वो लगाया जा रहा है। दूसरी एक और बात कि जो ट्रम्प है, जो आपने डी डॉलराइजेशन की बात की, तो जो फॉर्मर प्रेसिडेंट ट्रम्प है वो काफी कुछ कहते रहे, लेकिन जब वो आए तो उन्होंने वो सब कुछ नहीं किया। यानी वो जो कहते हैं, वो कहते हैं ना कि जो बद भला बदनाम बुरा, वो ज्यादा कह के जो है वो स्टेटमेंट्स ऐसी देते हैं, जो हो जाता है वो आके करते नहीं है। लेकिन इसी के साथ एक और भी, वो ये कि पाकिस्तान इसलिए, ये समझा जा रहा है कि पाकिस्तान इसलिए जा रहा है कि ट्रम्प ना आए, क्योंकि ट्रम्प जो है वो इमरान खान को सपोर्ट करते हैं। उन्होंने अपनी स्पीचेस में बारहा इमरान खान की तारीफ की है अपने ऑडियंस के सामने खड़े होके, और यहां तक आए कि वो आएंगे तो उनको जो है वो फिर, तो ये समझा जाता है वहां पर। इसलिए वहां पर ये भी है एक सेंटिमेंट के, जो कि इमरान के खिलाफ हैं, वो ये समझते हैं कि ट्रम्प को नहीं आना चाहिए। अब प्लीज आप इस पे अगर कुछ कहना चाहें, ये जो मैंने बातें की। देखिए बहुत पैसे खर्च किए हैं पाकिस्तानी अमेरिकन, और एक हियरिंग जो करवाई थी कांग्रेस में, याद है आपको, तो डॉन यूगो बुलाकर दे हैड डिस्कस दिस इश्यूज। देखिए ट्रम्प का जो फॉरेन पॉलिसी का जो रेडार है वो बड़ा महदूद है। ही इज नॉट गोइंग टू बी स्पेंडिंग, जैसे जो बाइडन तो ऑब्सेस है ना। आप देखिए, आप आइंदा 6 महीने यहाँ से लेकर जनवरी तक जो बाइडन विल बी जस्ट डूइंग फॉरेन पॉलिसी, जैसे कि अमेरिका है ही नहीं, बस यूक्रेन, इजराइल, हिजबुल्ला, यही चलते रहेगा बाइडन के, बिकॉज वो 50 साल से वो सेनेट फॉरेन रिलेशंस कमेटी के मेंबर थे। ट्रम्प जो आ रहे हैं बहुत फंडामेंटल एजेंडा लेकर आ रहे हैं कि वो, देखिए ट्रम्प इज लाइक अ, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में फजलुर रहमान नाम के एक पॉलिटिशियन है, ये ट्रम्प इज लाइक दैट विथ डीजल है ये बिल्कुल। तो ये बंदा इज कमिंग हियर विथ ए वेरी फंडामेंटल एजेंडा टू चेंज अमेरिका की, जो जिस डायरेक्शन में अमेरिका जा रहा है ना कल्चरली और आइडेंटिटी, वो रिवर्स करना जा रहा है। अमेरिका विल सून नॉट बी ए वाइट मेजॉरिटी कंट्री, विल सून नॉट बी ए जुडे क्रिश्चियन वैल्यूज बिल्कुल मार्जिनलाइज। अभी देख लें आप, हर पार्टी से कोई ना कोई देसी या ये या वो या बंदा है, वो वैंस को इन्होंने सेलेक्ट किया, पता नहीं था कि वैंस की बेगम हिंदू है और इंडियन है, उस पे भी मागा वाले बड़े काफी गुस्से में आ गए हैं। एंड देन कमला, इट्स लाइक वो परेशान है कि भाई उनको चाहिए बस गोरे क्रिश्चियंस चाहिए। अगर आपने देखा लास्ट कल या परसों, उसने बड़े पहली बार कहने लगा वी आर ए क्रिश्चियन कंट्री, क्रिश्चियन शुड वोट फॉर मी। जी जी, ट्रम्प ने इससे पहले कभी नहीं इस्तेमाल की थी इस तरह की लैंग्वेज, बिकॉज ही रियलाइज कि ये एंजाइटी बढ़ रही है ना वेस्ट में, कि पहले तो क्रिश्चियंस खुद क्रिश्चियंस नहीं रहे, राइट, दे आर ऑल बिकमिंग एथिस्ट या अनऑर्गेनाइज हो जा रहे हैं, मतलब बिलीव इन गॉड बट नॉट इन क्रिश्चियन। इज अ बिग प्रॉब्लम। तो आइडेंटिटी, तो इस पे वो ज्यादा फोकस करेंगे। ट्रम्प का सेकेंड टर्म विल बी मोर अबाउट डोमेस्टिक इश्यूज। देखिए ही इज ऑलरेडी डन ए वेरी बिग थिंग, ये जो उसने सुप्रीम कोर्ट के जजेस अपॉइंट किए, ये सब 40-40 साल के, ये 50 साल तक ट्रम्प का साया रहेगा अमेरिका की
लीगल सिस्टम पर। बिकॉज ने बात की कि देखिए ना, एक तरफ वो बात करें क्रिश्चियंस की वोट की कि आप दें मुझे उनके वोट चाहिए, दूसरी तरफ वो जेडी वैंस को ला रहे हैं। और ये तो नहीं हो सकता ना कि जिसको वो वाइस प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर रहे हैं उनकी वाइफ इंडियन ऑरिजिन से, उनको ये नहीं पता। ऐसा नहीं हो सकता, उनको पता था। तो क्या ये भी तो पॉसिबिलिटी है ना कि इंटेलिजेंटली वो एक प्ले कर रहे हैं कि एक तरफ वो अपने जो इमिग्रेंट्स हैं उनको, उनका वोट भी उषा की वजह से उनको पड़ेगा, और वो कहेंगे कि देखो कहता तो बहुत कुछ है लेकिन उसने जो प्रैक्टिकली किया वो तो उसका जो वाइस है उसकी बेगम वो है, तो उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इस पे। नो, दैट इज नॉट द केस। देखिए, ट्रम्प को तो पता होगा कि वैंस की वाइफ इज दिस एंड शी इज नॉट एन इशू फॉर हिज सिलेक्शन। मतलब उनका ऑलरेडी मिस फायर हो गया है वैंस। वो वैंस इज बिकम यूजलेस नाउ दैट बाइडेन इज नॉट द कैंडिडेट। देखिए, बाइडेन को नजर में रखते हुए उन्होंने वैंस को सेलेक्ट किया था। तो वैंस के जो जो दूसरे ट्रम्प सपोर्टर्स है, वैंस इज वेरी न्यू इन पॉलिटिक्स, सो दे डिड नॉट नो दिस। मतलब देखिए, वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट कैंडिडेट्स विवेक रामास्वामी थे। या रिपब्लिकन पार्टी से दो कैंडिडेट्स थे, मतलब निक्की हेली भी थी, दोनों इंडियंस थे। दे वर हिटिंग अ ग्लास सीलिंग। देखिए, आप निक्की हेली 2-3% से ज्यादा आया ही नहीं उसके पास। शी वॉज देयर इन द प्राइमरीज टिल द एंड, लेकिन शी डिडंट डू वेल। विवेक रामास्वामी भी, मतलब ही वॉज पॉपुलर विद द एलिट, बट ऑर्डिनरी लोग, अगर आप इंटरनेट पे जाके गूगल करेंगे तो यू विल फाइंड मेनी क्रिश्चियन पास्टर्स जो कंजर्वेटिव्स हैं, रिपब्लिकन्स हैं, जो इनके खिलाफ बयानात दिए। वो बोले कि क्या ये अपनी मूर्तियां लेके व्हाइट हाउस में आ जाएगा। फिर वो ऋषि सुनक की जो गृह प्रवेश हुआ था ना, उनके ऑफिशियल जो प्राइम मिनिस्टर की 10 डाउनिंग स्ट्रीट में, उसके वीडियोस और फोटोग्राफ्स हैं। वो हिंदू रिचुअल्स के मुताबिक उन्होंने अपने नए घर में एंट्रेंस किया। जी जी। तो हाँ, तो वो सब रिएक्शंस के लिए यहाँ पर पीपल वर रिएक्टिंग। सो देयर इज ए ग्लास सीलिंग। और ये दोनों, लाइक विवेक रामास्वामी एज वेल एज उषा, दोनों ने हैव सेड वी आर प्राउड हिंदूज। निक्की हेली इज नॉट हिंदू, वो कन्वर्ट हो गई है, शी इज ए क्रिश्चियन। सो देयर इज एन एलिमेंट, मतलब पूरा रिपब्लिकन पार्टी इज नॉट द सेम। बाज कंजर्वेटिव, फाइनेंशियल कंजर्वेटिव्स हैं जो बेसिकली लो टैक्सेशन चाहते हैं, जैसा कि इलॉन मस्क डजंट केयर आपका रिलीजन क्या है, राइट। सर, ये जो आपने बात की ना कि पाकिस्तान में ऐसा क्यों है, तो जो आपने कहा, तो लोग पाकिस्तान में लोग ट्रम्प को इमरान खान समझते हैं, वो मौलाना फजलुर रहमान नहीं समझते। वो कहते हैं कि खान का जो पॉलिटिकल स्टाइल है पॉलिटिक्स का, वही ट्रम्प का भी है, वो उसको वैसे लेते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, फजलुर रहमान और इमरान खान की पॉलिटिक्स में फर्क ज्यादा नहीं नहीं, वो दोनों एक दूसरे के बड़ा सख्त खिलाफ है। नहीं, है। फजलुर रहमान तो, डॉक्टर साहब फजलुर रहमान तो बड़े डिप्लोमेटिक वे में चलते हैं। बड़ी उनकी जो सियासत है, एक जो होता है ना मंझा हुआ सियासतदान, वो खेलते हैं। इमरान खान वैसे नहीं है, वो तो बस हर कुछ कह देते हैं, करते जाते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड, वो वैसे हैं। हाँ, बट सी फॉर एग्जांपल, अगर आप जो राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट वगैरह हैं उनको लिस्ट दें कि रैंक पाकिस्तानी पॉलिटिशियन, तो वो इमरान खान और डीजल को प्रीटी हाई रैंक करेंगे। हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, और वो जी। टॉपिक है, हमने देखा कि बहुत ज्यादा एंगेजमेंट इस वक्त नजर आ रही है, ग्लोबल एंगेजमेंट। इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो हैं डॉक्टर जयशंकर, पहले लाओस में, फिर उसके बाद वो क्वाड में, जापान में बड़ी उनकी मुलाकातें हो रही हैं। और इन्हीं मुलाकातों में जहां आप ग्लोबल एंगेजमेंट पे जवाब देंगे, वहीं पर मुझे ये भी बताइएगा कि वैंग ली से उनकी मुलाकात हुई है। उसके ऊपर ये कहा जा रहा है कि जो चाइना है वो ये चाहता है, उसकी ख्वाहिश है कि वो अपने रिलेशंस अच्छे करे, और जरा कुछ जो पहले भी बात हुई थी कि फ्लाइट्स जो हैं वो खोलें, और इस तरह की चीज चाहता है। लेकिन जो इंडिया है उसकी तरफ से जो है वो एक नजर आ रहा है कि जो उनका स्टैंड है इसके ऊपर, फिर क्या कहेंगे? खैर, 2-3 चीजें हैं। तो फॉर एग्जांपल, इनफैक्ट आज से एक हफ्ता पहले मैंने एक शो किया अपने कॉन्वर्सेशंस पर, ये सवाल उठाकर, विल इंडिया सेव चाइनीज इकोनॉमी, ये कहकर। तो चाइना पर बहुत प्रेशर है टू एक्सपैंड टू न्यू मार्केट्स। देखिए, फॉर एग्जांपल, बाइडेन ने 100% टैरिफ लगा दिया चाइनीज कार्स पर। चाइना की जो नई स्ट्रैटेजी है, जो चाइना 1.0 जो था, इट वाज अबाउट मैन्युफैक्चरिंग चीप गुड्स, मास मार्केट। ठीक है, बेकार आप इस्त्री का टेबल आप क्यों अमेरिका में बनाए, वो आपको $100 में बनता, वहां से चाइना से वो बन के $10 में आ जाता है, इस तरह के। लेकिन चाइना जो 2.0 है, दैट इज एट द हाई टेक एंड। इट इज नॉट अबाउट मेकिंग चीप गुड्स।
इट इज अबाउट मेकिंग इलेक्ट्रिक कार्स, इट्स अबाउट सोलर सेल्स, इस तरह के मतलब वहां पे। और ऑलरेडी चाइना की जो BYD है, इट्स अ फैंटास्टिक कार। वो अगर अमेरिका में आई तो वो टेस्ला को भगा देगी। टेस्ला कांट compete with it, it is as good as Tesla but way more cheaper। तो उसको ब्लॉक कर रहे हैं, 100% टैरिफ्स उस पर लगा दिया है कस्टम्स, और सोलर सेल्स पर 50% और बैटरीज पर 25% बाइडेन ने, क्योंकि अमेरिका की मैन्युफैक्चरिंग कैन नॉट कम्पीट विद चाइना। अब यूरोप भी वही कर रहा है, 35% लगा दिए हैं, और हो सकता है कि और ज्यादा वो लगाएंगे। तो अगर आप जाके देखें चाइना के एक्सपोर्ट्स टू द US एंड चाइनाज एक्सपोर्ट्स टू यूरोप, तो पिछले 2 साल से दे आर रिड्यूसिंग, लेकिन अभी भी बहुत ज्यादा है, बट दे 10-12% का रिडक्शन हो रहा है। तो चाइना को ग्रो करने के लिए डोमेस्टिक कंजम्पशन भी नहीं है, लोग खरीद नहीं रहे हैं, तो चाइना इज डेस्परेट टू, उसकी ग्रोथ रेट गिर गई है 5 के नीचे, सो इट नीड्स न्यू मार्केट। तो यूरोप और अमेरिका को अगर छोड़ दें तो और कौन सी बड़ी मार्केट है दुनिया में? इंडिया है। सो इट वांट्स टू कम बैक, इट हैज ऑलरेडी बिकम, इंडिया का फिर से दोबारा वो बिगेस्ट एक्सपोर्टर बन गया है। इंडिया में $118 बिलियन का ट्रेड हुआ है 2023 में। तो चाइना इज पुशिंग। पहले उन्होंने कहा कि भाई, जैसा पाकिस्तान नहीं कहता कि क्रिकेट खेलें आप, पॉलिटिक्स को साइड में रखें, तो उस तरह चाइना कहता है कि बॉर्डर का मसला आप साइड में रखें, ट्रेड जरूर करें हमारे साथ। ट्रेड इज लाइक क्रिकेट फॉर चाइना। लेकिन इंडिया कह रहा है कि नो, पाकिस्तान को भी वही कह रहा है कि जब तक टेररिज्म रहेगा क्रिकेट नहीं होगी। और फिर वही बात इंडिया ने चाइना से भी कहा, बॉर्डर पे अगर नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा तो रिश्ता नॉर्मलाइज नहीं करेगा। लेकिन इंडिया का जो गोल है आत्मनिर्भर भारत का, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्ट करने के लिए दे नीड चाइना, ये रियलाइज हो गया। तो अभी जो इकोनॉमिक सर्वे हुआ है, अभी जो बजट आया है, उसमें साफ क्लियर है कि इफ इंडिया नीड्स टू इन्वेस्ट इन डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, दे हैव टू गेट द प्री मैन्युफैक्चर्ड स्टफ फ्रॉम चाइना। तो अब चाइना को वीजा देना दोबारा शुरू हो गया है। खुद प्राइम मिनिस्टर के एक इकोनॉमिक एडवाइजर ने पब्लिकली कह दिया कि वी शुड एनकरेज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम चाइना। तो बेसिकली देयर इज सम काइंड ऑफ डायलॉग गोइंग ऑन, जिससे आप देखेंगे कि इंडिया चाइना के बीच में ट्रेड बढ़ेगा। इंडिया का प्रॉब्लम ये है कि अगर दरवाजा खोल दिए तो चाइना के एक्सपोर्ट 100 से 200 हो जाएंगे। द रिवर्स इज नॉट हैपनिंग, जैसा रशिया के साथ भी है। सो 2 बार इस महीने में मुलाकात हुई है जयशंकर की और वांग यी की, अस्थाना में 4 जुलाई को, और फिर अभी लाओस में। और दोनों जगह फोटोग्राफ्स वगैरह लिए, और दोनों जगह एक ही स्टेटमेंट, वेरी सिमिलर स्टेटमेंट, कि वी नीड टू we have historical relations, we need to improve the border situation, normalize border situation rapidly। तो 7 फ्लैश पॉइंट्स है बॉर्डर में, लद्दाख के पास 7 ऐसे जगह हैं जहां पे झड़पें वगैरह होती हैं। तो उनमें से 5 पे अग्रीमेंट हो गया है इंडिया और हाउ टू पेट्रोल दैट, और वहां से दोनों ने अपनी फौजी पीछे हटा लिए। 2 ऐसे फ्लैश पॉइंट्स हैं जहां पे अभी भी डिस्कशन चल रहा है, और मिलिट्री टू मिलिट्री मेरे ख्याल से कुछ 25-26 कॉन्फ्रेंसेस हो चुके हैं इंडिया और चाइना के। सो द डायलॉग इज नॉट स्टॉपिंग ऑन द मिलिट्री फ्रंट, और दोनों को इकोनॉमिक ज़रूरतें हैं, तो यू कैन सी द ट्रेड इम्प्रूविंग। और तीसरी चीज़ ये है कि इंडिया अमेरिका का जो रिश्ता था 2023 में, वो 2024 में नहीं है। मतलब दे आर सेइंग आप मैके चले जाएंगे थोड़े दिन के लिए, उस तरह की बात हो रही है। सो द हनीमून इज ओवर। एंड अगर आपने देखा कि मतलब द बिगेस्ट पर्सन हु हैज गॉन टू इंडिया सिंस मोदी 3.0 इज जेक सलिवन। सर अभी तो स्टार्ट हुआ है। मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे रिलेशंस दोनों कंट्रीज में बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन हो गई हैं और भी की जा रही हैं। आपको नहीं लगता? एग्जांपल, क्वाड, इंडिया इज द प्रेसिडेंट ऑफ क्वाड 2024। समिट नहीं हुआ, 26 जनवरी को होने वाला था, सब कैंसिल कर दिए। ऑल 3 ऑफ देम पुल्ड आउट, बाइडेन पुल्ड आउट, ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर पुल्ड आउट, और जापानीज फॉरेन मिनिस्टर भी नहीं आए। ये जो फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग है, इंडिया इज द होस्ट, लेकिन मीटिंग कहाँ हो रही है? टोक्यो में हो रही है। सो व्हाई इज इट हैपनिंग इन टोक्यो एंड नॉट इन दिल्ली? मतलब इट इज लाइक सेइंग कि आप ओलंपिक्स आपके जैसा पाकिस्तान क्रिकेट करवाएगा ना अब इंडिया का चैंपियंस ट्रॉफी श्रीलंका में, वैसे हो रहा है ये क्वाड की मीटिंग
जो हुई है, बिकॉज दे कुड नॉट फाइंड टाइम टू कम टू इंडिया, सो दे सेड चलो आप वहाँ आ ही रहे हैं तो आ जाइए, वहाँ पे मिल लेते हैं. सो आई थिंक इट इज वेरी क्लियर के सर वो तो भागे भागे जाते हैं वैसे इंडिया, हमने तो पूरी दुनिया को भागे भागे जाते हुए देखा है हमेशा. आप मुझे बताएं, अप्रैल सर के G20 आपने देखी, उसके बाद भी जो कॉन्फ्रेंस हुई है इंडिया में सारे गए हैं. G20 2023 में हुई. जी अच्छा, आप कह रहे हैं कि 2024 में बिल्कुल नहीं. कोई कौन आया बताएं मुझे. नहीं सर, अभी भी जो जैक सलिवन की आप बात कर रहे जेक हैं सलिवन और के भी. अलावा और कोई नहीं गए. जेक सलिवन तो वो पन्नू के बारे में पूछने गए जाके डोवल तो के साथ. आपको लगता है कि जो रिलेशंस हैं वो नहीं पहले जैसे? नहीं, इट इज नॉट द सेम. दैट्स व्हाई मोदी वेंट टू मॉस्को. नहीं, वो तो उन्होंने जाना ही था, वो इस वजह से तो नहीं गए. 5 साल से जाना था, नहीं गए. नहीं, अब लेकिन उनका ये विजिट पहले से था, ये नहीं है कि वो अचानक चले गए हों. this plan happened in 2024 ना, जब Biden was supposed to come to India on 26th of July, January, and then he cancelled it. फिर इतना इंडिया की मिनिस्ट्री बोली हमने ऑफिशियली इनवाइट नहीं किया था, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ने ओरली इनवाइट किया, इस तरह की बातें कर रहे थे ना, फेस सेविंग. बट बाइडेन विथड्रू फ्रॉम दैट, फ्रॉम इंडिया सेलिब्रेशन. फिर उसके बाद 27 जनवरी को, लेकिन उन्होंने कहा कुछ नहीं, रशिया के उसी के ऊपर वो तरले मिन्नतें करते रहे. कहा गया कि प्राइवेटली कंसर्न शो किए हैं या ये, तो उन्होंने इंडिया को कहा कुछ नहीं कि आप क्यों गए हैं. आपके इंडिया में एरिक गार्सेटी ने तो बाकायदा जबरदस्त तकरीर कर दी कलकत्ता में, सेइंग कि इंडिया, ये जो इंडिया जो बात कर रही है अबाउट स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, अगर जंग शुरू हो जाएगी, देयर इज नो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी. हाँ, ये बात की थी उन्होंने. और उसने बहुत बता दिया कि उसके बाद जेक सलिवन ने खुद 2 बार कहा कि इंडिया और रशिया की कभी नहीं जमेगी, क्योंकि रशिया इज अ जूनियर पार्टनर टू चाइना. इंडिया का वन रीजन फॉर मोदी टू गो टू रशिया वाज टू मेक श्योर कि चाइना और रशिया ज्यादा दोस्त ना बने ना. सो दैट वाज वन रीजन. इनफैक्ट मैंने एक शो ये भी किया कि भाई इंडिया में ना बहुत बातें हो रही कि रशिया इज आवर बेस्ट फ्रेंड. अरे भाई, आपका बेस्ट फ्रेंड है, आप उसकी मदद तो करें जंग में. रशिया 2 साल से जंग लड़ रहा है, इंडिया ने कोई मदद नहीं की सिवाय तेल खरीद रहा है, वो भी डिस्काउंट पर. तो इंडिया इज बेनिफिटिंग फाइनेंशियल. एक गोली नहीं दी रशिया को, एक बुलेट नहीं दिया इंडिया ने. ब्रह्मोस बेच रहे हैं वो फिलीपींस को, रशिया को बेच दे ब्रह्मोस. लेकिन सर आपको नहीं लगता कि ये तो एक कंट्री अगर किसी जंग में इन्वॉल्व नहीं होता तो ये अच्छी बात है, वो अगर वहां पे इन्वॉल्व हो, फिर यूक्रेन में भी इन्वॉल्व हो जाए. देखिए, नॉट ओनली दैट, इंडिया हैज नॉट प्रोवाइडेड एनी मिलिट्री सपोर्ट टू इट्स बेस्ट फ्रेंड. तो काहे के बेस्ट फ्रेंड हो गए? आपकी पिटाई हो रही है. सर बेस्ट फ्रेंड का मतलब ये तो नहीं है कि जंग में कूद जाए, जैसे इंडिया कहता है नेटो का नहीं बनेंगे. नेटो करता है क्योंकि इजराइल ने कारगिल के वक्त हेल्प किया था ना. इंडिया को कारगिल के वक्त इजराइल ने हेल्प किया था, तो इस बार इंडिया ने हथियार बेचे इजराइल को. अमेरिका के दोस्तों को तो वो बेच रहे हैं हथियार, फिलीपींस को भी बेचा, इजराइल को भी बेचा, बट रशिया को नहीं बेचा. दूसरी चीज ये है कि ये कहते हैं बार बार 1971 में अमेरिका ने पाकिस्तान की तरफ से दखल दिया था, बट 1962 में सोवियत यूनियन ने इंडिया की जंग के वक्त, चाइना की जंग के वक्त डिड नॉट हेल्प इंडिया. फिर उसके बाद 2020 में जब चाइना ने हमला किया गलवान में, तो रशिया ने नहीं सपोर्ट किया, यूएस ने सपोर्ट किया. फिर अरुणाचल प्रदेश में जब 2022 में चाइना ने फिर गड़बड़ की, तो भी रशिया ने हेल्प नहीं किया इंडिया का. बट फिर तो सही कर रहे हैं ना सर, अमेरिका के तो वो भी नहीं कर रहे. सुनिए तो सही मेरी बात. अमेरिका के सेनेट ने रेजोल्यूशन दिया कि वी रिकॉग्नाइज अरुणाचल प्रदेश एज इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया. तो ये कहना कि रशिया इज अ बेटर फ्रेंड देन अमेरिका, जो बयानात इंडिया से आ रहे हैं, दे आर रॉन्ग. रशिया इज नॉट प्रूविंग व्हाट जेक सलिवन ने कहा, वो सही है कि रशिया इज नॉट ए रिलायबल फ्रेंड ऑफ इंडिया. इंडिया इज नॉट रिकॉग्नाइजिंग दैट. इंडिया धीरे धीरे, लाइक इट और नॉट, वो अमेरिका के जत में आ रहा है. दे आर रेजिस्टिंग इट, बट इट इज पुलिंग बैक. अब जो जयशंकर ने टेक्नोलॉजी को लेके बात की है, they are irritated कि भाई they want benefit from America without giving America what America wants. समझे ना? That's what India wants, कि हम आजाद भी रहें लेकिन आपकी मदद हमको करते रहें आप. It's like saying that. So that is India's demand, and I think मेरे ख्याल से Trump will not like that. ओके, ठीक है डॉक्टर साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन इसमें मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर कोई कंट्री जो है किसी जंग में, चाहे उसके फ्रेंड्स ही क्यों ना हो, इन्वॉल्व नहीं हो रहा है,
या सपोर्ट नहीं करा किसी को भी, तो मैं तो इसको रिकमेंड करूंगी कि सभी को ऐसा चलना चाहिए। बट अच्छा इजराइल के साथ क्यों कर रहे हैं फिर? जी, इजराइल के मामले में क्यों हथियार बेच रहे हैं फिर इजराइल को? जंग के अंदर जो है वो सपोर्ट तो फिर करना या रशिया को, उसमें तो मैं वही कह रहा हूँ ना, रशिया को नहीं बेच रहे हैं वो हथियार। रशिया डेस्परेटली वांट्स। रशिया ने जो तेल बेचा है इंडिया को तकरीबन $65 बिलियन का इस साल, a lot of it is in rupees, और वो रुपये वैसे ही पड़े हुए हैं। रशिया doesn't know what to do with it। लेकिन अगर इंडिया हथियार बेचेगा रशिया को तो वो बड़ी खुशी से खरीद लेंगे वो रुपयों लेकिन में। वहां पे जो लोग, इस तरह पता चला था इंडियंस को उन्होंने जंग के अंदर इजराइल में शामिल किया, वो जब जब उन्होंने उनसे बात की और बात करके उन्होंने उनको कहा वापस भेजें इनको, तो अपने लोगों को निकाल लिया। अगर ऐसा होता तो वो उनको लगा रहने देते। नो, दोज आर नॉट सोल्जर्स ना, वो तो मतलब दे वर ट्रिक्ड इनटू गोइंग, मतलब इट इज लाइक जो सऊदी अरेबिया को बोले आइए चपरासी बनने के लिए, फिर वो चपरासी के बनने गए और उनको जबरदस्ती जंग पे भेज दिया। दैट इज व्हाट हैपेंड, दैट वाज नॉट इंडियन। ओके 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 हाँ हाँ ओके। जी हाँ, वो अच्छा तो डॉक्टर साहब, नेक्स्ट जो टॉपिक है, लास्ट टॉपिक हमारा, जी। वो अभी हम तो सोच रहे थे कि ये डायलॉग्स हो रहे हैं और ये कहा जा रहा है जैसे कि कमला हैरिस ने भी मीटिंग जो की नेतन्याहू के साथ, और बाइडेन की नेतन्याहू के साथ जो मुलाकात, उसमें कहा गया कि जंग बंद करें, ये ना करें। अच्छा, अब उसी में जाहिर है अगर जंगों के बंद करने की बात हो रही है, तो साथ में हमें पता चला कि वहां पे हिजबुल्लाह और इसराइल के बीच नया वो स्यापा पड़ गया। उन्होंने कहा कि जी हिजबुल्लाह ने रॉकेट मारा है जिसमें उनके कोई 12-13 जो लड़के हैं वो फुटबॉल खेल रहे थे, उनको लगा। तो उसके बाद फिर इजराइल ये कह रहा है कि उसने उसके ऊपर हमला किया लेबनान पर। तो आपको लगता है कि ये कोशिशों के बावजूद ये जो जंग है ये बढ़ रही है, खत्म नहीं हो रही है, कम नहीं हो रही? देखिए, अटलांटिक मंथली में एक लंबा आर्टिकल छपा है ऑन हिजबुल्लाह एंड इजराइल, और उसमें वो बंदा जाकर इंटरव्यू भी किया हिजबुल्लाह के नंबर 2 पर्सन से। हिजबुल्लाह डजंट वांट अ सीरियस वॉर विद इजराइल, क्योंकि ऑलरेडी लेबनान पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है पिछली जंगों में। इजराइल ऑल्सो डजंट वांट, इजराइल डजंट वांट द वॉर, बट नेतन्याहू वांट्स अ वॉर। नेतन्याहू का चक्कर ये है कि जैसे ही जंग खत्म होगी, जनाब इज गोइंग टू जेल। So Netanyahu can only stay out of prison by saying कि अभी नेशनल क्राइसिस चल रही है, जंगें चल रही हैं, we cannot do this। इसलिए कोर्ट्स भी खामोश बैठा है। सर कई सालों से सुन रहे हैं हाँ ये बट, पता है नेतन्याहू के जो केसेस निकले थे ना, जब ये अभी आए हैं, हाँ तो बट उस अभी इट हैज बिकम इलेक्शन से सो पहले मच। कहा जा रहा था कि वो नहीं आएंगे, वो तो जेल में जाएंगे, और हाँ, वो दोबारा आ गए। he's got it is becoming more and more serious, so he knows कि he is going to jail। आप बेफिक्र रहें, ये these processes have to be done very carefully ना, क्योंकि फॉरेन कंट्री अमेरिका का भी काफी इन्वॉल्वमेंट है। ये ऐसा नहीं कि पैसे लेके खामोश बैठ जाएंगे इसराइल में जजेस वगैरह, इट्स वेरी सीरियस। और आप पढ़ के देखें, मतलब दैट इज वेरी सर क्लियर। मुझे नहीं लगता, चलिए सर देखते हैं अभी आगे, लेकिन अगर अब जंग खत्म हो गई, दे नॉट गोइंग टू एंड द वॉर। दूसरी चीज ये है कि ऑलरेडी यूरोप उसके खिलाफ हो गया है। ऑलरेडी आपने देखा कि जो कायर स्टार्मर है, उन्होंने ऑलरेडी यूके जो आईसीसी ने जो अरेस्ट की रिक्वेस्ट की ना, अरेस्ट वारंट की, तो उसके खिलाफ यूके वाज गोइंग टू डिफेंड नेतन्याहू। अब यूके डिफेंड नहीं कर रहा है नेतन्याहू, क्योंकि दे हैव एक्सेप्टेड आईसीजे की पोजीशन कि ये जेनोसाइड कर रहे हैं वहां पर। तो धीरे धीरे सारे यूरोपियन मुल्क, सिर्फ अमेरिका बाकी रह गया है। ये अमेरिका ने भी, वो भी कह रहा है कि नहीं करो, बार बार उन्होंने भी कई No, but स्टेटमेंट्स they आई are हैं। not defending him, they are not saying कि इसको लेके जाओ, क्योंकि अब वो बर्तानिया नहीं जा सकेंगे। अगर अरेस्ट वारंट इश्यू हो जाता है तो अरेस्ट हिम, अमेरिका विल नॉट अरेस्ट हिम। तो शायद इंडिया और अमेरिका के अलावा और कहीं नहीं जा सकेंगे नेतन्याहू दुनिया में। इससे पहले भी अगर आप जाके देखें, जरा इजरायली जनरल्स हैं, अगर गूगल करें न्यूज़ में तो आपको खबर मिलेगी कि ब्रिटिश फॉरेन ऑफिस ने 2-3 इजरायली जनरल्स को बचा लिया है अरेस्ट होने से पहले, कि उनको वार्न कर दिया कि भाई आप प्लेन के बाहर ना निकले, अगर आप जमीन पे कदम रख लेंगे तो इमीडिएटली अरेस्ट हो जाएंगे। सो दे शुड नॉट हैव डन दैट, बट सो ही इज इनटू ऑल ऑफ दिस ट्रबल। तो उसके लिए ये जंगे, जैसा कि अब इजराइल इज नॉट मच हैपनिंग इन गाजा, ओकेजनली वो मार रहा है। जिस दिन 11-12 बच्चे मारे गए गोलान हाइट्स में था वो। गोलान हाइट्स इज अगेंस्ट द लॉ, उसने जबरदस्ती कब्जा किया, और अमेरिका रिकॉग्नाइज द एनेक्सेशन व्हिच इज अगेंस्ट द इंटरनेशनल लॉ। एग्जैक्टली। जो रशिया कर रहा है एग्जैक्टली वही चीज इजराइल ने की सीरिया में, बट अमेरिका रिकॉग्नाइज थिंक दैट दिस मेस इज गोइंग टू कंटिन्यू। और ये मेस जब तक चलेगा जब तक बाइडेन इज द प्रेसिडेंट ऑफ द यूएस। मतलब ये आदमी
बस क्या बोले, वो तो अब रहे ही नहीं ना, अब तो इलेक्शन हो जाएंगे तो बाइडेन तो आए नहीं। जनवरी तक है ना, जनवरी के 20 तारीख देखना। अच्छा, जनवरी तक है, ओके। मुझे लगता है नहीं लेकिन उनको जाते ऑर्डर तो नहीं जाते वो चलेगा कह ना नवंबर के देंगे बाद? कि इसराइल को कह देंगे तू डेलावेयर भी ले ले। नहीं, इलेक्शन के बाद तो ऑर्डर नहीं चलेगा ना, नहीं भाई, नवंबर के बाद। he is going to be president till the 20th of January. इसको लेम अच्छा, डक प्रेसिडेंट कहते हैं, जो कांग्रेस से कुछ नहीं होगा लेकिन सारे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स वगैरह ही इज गोइंग टू डू दैट। ओबामा जाते जाते $30 बिलियन देके गए थे इसराइल को, ये मुझे ख्याल से ये 50 कर देंगे उसको। ओके। and that is one thing he'll do, but हथियार डे टू डे भेज रहे हैं। he is going to block several things. चाइना ने काफी कदम बढ़ाए हैं, चाइना has tried to bring all the Palestinians together, एक फोर्स बनाने के लिए बीजिंग में काफी अग्रीमेंट्स हुए हैं बिटवीन हमास एंड फतह। so that is a big progress अगर if it stays। ये मतलब you can expect the Arabs to do अगर 10 ऑप्शन है ना तो सबसे स्टूपिडेस्ट ऑप्शन वो चुनते हैं पिछले कई सालों से। तो डॉक्टर साहब, ये तो नेतन्याहू साहब के तो निकले हुए हैं, जो हमास के अथॉरिटीज हैं उन लोगों के वारंट्स नहीं निकलेंगे? उनके साथ जो भी उन्होंने किया, स्टार्ट तो उन्होंने किया ना। उनके भी हैं। देयर आर 5 रिक्वेस्ट फॉर अरेस्ट वारंट्स, 3 हमास के लिए ओके। है, 2 इसराइल के लिए। इसराइल में नेतन्याहू और उनका जो डिफेंस मिनिस्टर है उसके लिए, गलांट है उसका नाम, उसके लिए है। और फिर हमास के शिनवार के लिए है जो लीडर जो मिलिट्री, और मेरे ख्याल से दाइफ बोल के कोई बंदा है, 3 लोगों के लिए। सो देयर आर 5 अरेस्ट वारंट्स जो करीम खान ने जो रिक्वेस्ट किए हैं। देयर आर जी जी, 5। मुझे मालूम है, जी जी। हाँ, लेकिन सर, मुझे ऐसा नहीं लगता कि इसका कुछ होगा, असर होगा किसी भी उस पे फ्यूचर में, इन इन वारंट्स का। अगर आपसे मैं पूछता कि आईसीसी विल इश्यू अ रिक्वेस्ट फॉर अरेस्ट वारंट फॉर नेतन्याहू, आप क्या कहते हैं? यही कहते हैं ना, नहीं नहीं सर मैं सर, एक्सपेक्ट नहीं हो उसको सकता। इश्यू होना और बात है, नहीं मैं आपको कह रही हूँ नहीं कि नहीं, नहीं मुझे। वारंट इशू नहीं हुए, ही हैज रिक्वेस्टेड वारंट्स, अभी वारंट इशू नहीं अच्छा, हुए। हाँ, ठीक। हाँ, तो तो वो मैं डिफेंस, ये बोल रही हूँ कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। मतलब अरेस्ट वारंट तो पुतिन के लिए भी इश्यू हो गया है ना, पुतिन तो तफरी कर रहे हैं हर जगह। मतलब व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ अरेस्ट वारंट्स इश्यू हो चुका है, इसलिए वो साउथ अफ्रीका नहीं गए ब्रिक्स के लिए, बिकॉज साउथ अफ्रीका हैज साइंड द आईसीसी के जो कोर्ट के उसको रोमन स्टैट्यूट ऑफ रोम कहते हैं, उसको साइन किया हुआ है साउथ अफ्रीका। इसलिए ही डिड नॉट गो टू साउथ अफ्रीका बिकॉज साउथ अफ्रीका इज रिक्वायर्ड बाय लॉ टू अरेस्ट हिम अगर वो वहां पहुंचते। Putin. India has not signed that, Israel has not signed that, US has not signed that, Russia has not signed it. तो अब ये वियतनाम गए थे, वियतनाम वाज नॉट ए सिग्नेटरी, तो वहां पे वियतनाम में अरेस्ट नहीं हुए पुतिन। तो पुतिन वहां जा रहे हैं अब, लेकिन जहां पे अरेस्ट हो सकते हैं ही विल नॉट गो, समझे ना आप? तो दैट इज द बिग थिंग। और नेतन्याहू के लिए यूरोप बंद हो जाएगा, ही कैन ओनली मे बी गो टू इंडिया एंड द यूएस, maybe China because China is not also a signatory to that statute. देखिए, international law is a very difficult thing to enforce if अगर major powers उसको violate करते हैं, because there is no world government नाम की कोई ऐसी चीज नहीं है ना कि भाई आप गलत काम कर रहे हैं। स्टेज there will be some kind of accountability, शायद बाइडेन मर जाए उससे पहले, बट मार दिया आपने, वो नहीं, रिपब्लिकन ने भी मार दिया सर उनको, it takes a लेकिन long वो जिंदा है। इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम ना ये चीजें होने के लिए। इसलिए जो सेनेटर हैं लिंडसे ग्राहम, ही इज ऑलरेडी वार्निंग दे चुके हैं, सेइंग कि आलिया आपने जाके कत्ल किया। लोग कह रहे हैं नहीं कत्ल नहीं किया, तो फाइनली कोर्ट से नहीं हमारे पास सबूत है कि इसने कत्ल किया, उसको अरेस्ट करो। जब आपके खिलाफ अरेस्ट वारंट शुरू हो जाता है, देन से सवाल उठता है कि आलिया ने कत्ल किया ठीक है, लेकिन मुख्तदर खान की गाड़ी में गए थे वो कत्ल करने, मुख्तदर खान की बंदूक इस्तेमाल की, मुख्तदर खान ने अपने वॉलेट में पैसे दिए थे, उनकी गैस कार में मुख्तदर खान ने भेजाए थे, जब पुलिस आई उनको पकड़ने तो मुख्तदर खान ने लॉयर नहीं भेजा। सर, मेरे ऊपर ना पे इल्जाम लगाए, मैं अपने साथ ये जोड़ना भी नहीं चाहती ये जुमला कि तो कत्ल किया, प्लीज। तो फिर मैं उसके ऐसी बाद वाइब्रेशंस भी नहीं लेना चाहती। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इसका सवाल अब उठता है कि मेरा क्या रोल है ना इसमें। तो आई बिकम कल्पेबल आफ्टर द फैक्ट, बिफोर द फैक्ट, ठीक। ड्यूरिंग द फैक्ट। तो ओके। स्पेशली बर्तानिया और यूएस के खिलाफ, क्योंकि यूरोपियंस ने हथियार नहीं दिए सिवाय जर्मनी के, फ्रांस ठीक। ने एक चीज भी नहीं दी,
दूसरे मुल्कों ने नहीं दिए, सिवाय बर्तानिया, जर्मनी और यूएस आर द मेन वेस्टर्न पावर्स जिन्होंने हथियार दिए। ओके डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच डॉक्टर मुक्तदिर खान, आपने टाइम निकाला मेरे प्रोग्राम के लिए। थैंक्स अ लॉट सर, थैंक यू।